सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। जिस शायर ने ये बात कही है, शायद उनके जहन में ये रहा होगा कि जिंदगी में बहुत कुछ होता है, कुछ खामोशियों से कह दिया जाता है, कुछ बोल कर कह दिया जाता है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी अपने आप में एक दास्तान है। तो आज जो सुबह सुबह एक दास्तान सुनाने का मन मेरा किया, उसमें जो चेहरा मेरे सामने है इस वक्त मौजूद, वो इस तारीख से जुड़ा है, यानी 11 दिसंबर, और वो बरस था 1922। यूसुफ दुनिया में आए थे और हमारी खुशी ये है कि आज भी यूसुफ हमारे बीच मौजूद हैं। अब उनका जो नाम हम जानते हैं वो है दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार साहब 98 वर्ष के हो गए आज। 99th ईयर उनका शुरू हो गया। 100 की तरफ जाते हुए 2 बरस और बाकी हैं। हम उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हैं और सुबह सुबह हम यही कहते हैं कि तुम जियो बहुत बरस। दिलीप साहब अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसकी अपनी एक रवानी है। कहीं जवानी है और कहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी निशानी है कि जिसे चाहकर भी इंसान भूल नहीं सकता। वक्त के सीने पे लिखा हुआ एक दस्तखत हैं दिलीप साहब। तो उनकी जिंदगी का अगर जिक्र करना हो तो कहां से शुरू किया जाए। अक्सर जो बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं वो शुरू से शुरू होती हैं। दिलीप साहब की जिंदगी की जो अपनी दास्तान है कही हुई उनकी, द सब्सटेंस एंड द शैडो, वो भी शुरू से शुरू होती है और प्रिंट में ज्यादातर कहा जाता है। मैं थोड़ा सा एक अलग रास्ता अख्तियार करता हूं। मैं उन कलाकारों के बारे में बोल कर कुछ कहता हूं। मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा तरीका है। प्रिंट देर तक रह जाता है और ये जो हम अपनी बातें कहते हैं ये जितने दिन भी रहती हैं। तो आज सुबह सुबह सालगिरह मुबारक दिलीप साहब को, और आइए उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा बरस 2010 से, महीना अक्टूबर का। मसूरी उत्तरांचल का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत, 6500 फीट की ऊंचाई पे लगभग। तो वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और उसमें हमारे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त कंवलजीत सिंह मौजूद हैं। वहाँ कैटरीना कैफ भी हैं, वहाँ एक्टर इमरान खान भी हैं और परीक्षित सानी भी हैं। तो कैटरीना कैफ और इमरान को हमने देखा और शाम को जब होटल में बैठते थे तो परीक्षित साहब से बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, और ख़ास तौर से बलराज सानी साहब के बारे में। और इतने पढ़े लिखे इंसान हैं परीक्षित सानी। तो एक शाम को मैं अपने दोस्त कंवलजीत साहब के साथ बैठा बातें कर रहा था उसी होटल में। वो बड़ा खूबसूरत 5 सितारा होटल है, जीपी के नाम से। तो वहाँ दरवाजे पर दस्तक हुई और देखा टॉम ऑल्टर आए हैं। तो टॉम ऑल्टर तो एक जाना पहचाना नाम, हम उनकी रूह के चैन अमन मान के लिए दुआ करते हैं। बहुत अच्छे कलाकार थे, दुनिया से रुखसत हो गए बहुत जल्दी। वो आए और कंवल जी से गले मिले। कंवलजीत ने मेरा तारुफ कराया, इधर साहब हैं। और उसके बाद टॉम से बातचीत शुरू हुई। मतलब काफ़ी देर तक बातचीत शुरू हुई। बीच में टॉम ने एक बात कही जिस पे मुझे ख़ास तौर से ध्यान देना पड़ा। उसने कहा भी मैं आजकल एक्टिंग क्लासेस लिया करता हूँ, नौजवानों को एक्टिंग सिखाता हूँ। 20 का एक ग्रुप है मेरे पास में, 20 स्टूडेंट्स का। तो एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि मैंने उनसे कहा कि भाई तुम सब कुछ करते रहते हो, ये वर्कशॉप भी, ये सब कुछ। अच्छा, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे महानतम कलाकार दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ बताओ। तो ये एक सवाल जो किया नौजवानों के सामने, चुप हो गए सब के सब।
उनमें से 2 नौजवान सिर्फ उठे, 2, 20 में से 2, जिन्होंने उनके बारे में बस थोड़ी सी बातचीत करी, उससे ज्यादा उनके पास भी कहने को कुछ नहीं था। तो टॉम ऑल्टर का कहना यह था, मैं एकदम ताज्जुब में आ गया कि अगर महानतम कलाकार के बारे में इस पीढ़ी के पास में कहने को ये है, तो बाकी कलाकारों का क्या होगा। तो यहां से मैंने एक बात को समझा। मैंने कहा कि दोष जो है, मैंने कहा भी उस वक्त, ये दोष जो है दरअसल पीढ़ी का नहीं है, यंगिस्तान जिंदाबाद। ये दोष शायद हमारा ये है कि हम जिस रूप में दिलीप कुमार साहब को सामने लाना चाहिए था इस पीढ़ी के, हम नहीं ला पाए हम लोग। ले आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, नेवर टू लेट। तो आज जो ये बातें मैं दिलीप साहब के बारे में कह रहा हूं उनकी यौम पैदाइश पे, ये उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से हैं। 1944 में फिल्म इंडस्ट्री में ज्वार भाटा आ गया, मतलब पहली फिल्म उनकी ज्वार भाटा, और उस फिल्म के जरिए साफ जाहिर कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री अब इसके बाद वो नहीं रहेगी। इसमें एक मेथड एक्टिंग का नया दस्तूर आ रहा है, और इसके बाद फिर 1945 में प्रतिमा आ जाती है, फिर मिलन आ जाती है, और जुगनू एक ऐसी फिल्म थी जिसके गीतों ने जहां कमाल करके दिखाया, वो तो अपने आप में बेमिसाल गीत। यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, रफी साहब की आवाज नूरजहां जी के साथ में, अनोखा प्यार, फिर घर की इज्जत, और मेला फिर एक लैंडमार्क है, और नदिया के पार, शहीद, 1949 में आ जाती है फिल्म अंदाज। अब ये अंदाज तक पहुंचते पहुंचते दिलीप साहब पूरी तरह से अपना एक फॉर्मेट बिठा बैठे हैं, मतलब संजीदा किरदार के रूप में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। अब ये महबूब साहब का एक ऐसा ख्वाब है कि उसमें 3 कलाकारों को वो ले आए, नरगिस सेंटर में है, और इधर राज कपूर और इधर दिलीप कुमार। ये अपने ढंग की एक अनूठी फिल्म है, अनोखी फिल्म है। इसमें नौशाद साहब ने भी कमाल करके दिखाया था। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मनवीन बजाता जाऊं। पहली बार इसमें एक नई चीज ये दिखाई जो मेला में भी जाहिर हो चुकी थी, कि रफी साहब की आवाज तो बहुत फिट बैठती थी दिलीप साहब पे, लेकिन उनके लिए जो मुकेश साहब के गीत थे वो भी अपने ढंग में कमाल के थे। शबनम, ये एक फिल्म इसलिए भी याद की जा सकती है कि एक नौजवान दिल्ली में बैठे हुए इस फिल्म को देख रहे थे, और उसमें जो उन्होंने दिलीप साहब की अदाकारी को देखा, मेरा ख्याल है उस फिल्म में शायद दिलीप कुमार साहब का नाम मनोज होगा, तो वो हरि कृष्ण गोस्वामी ये तय कर बैठे कि अगर फिल्म में कभी गया तो मैं अपना नाम मनोज रख लूंगा, और उन्होंने अपना नाम मनोज रखा, और आज भी वो हमारे बीच मनोज कुमार साहब के नाम से मौजूद हैं। हम उनकी सेहत सलामती के लिए भी दुआ करते हैं। एक कलाकार किसी को किस हद तक मुतासिर कर सकता है। आरजू आती है, बाबुल आती है, फिर उसके बाद में जोगन आती है, दीदार आती है, हलचल, तराना, आन, दाग, एक के बाद एक फिल्मों का ऐसा सिलसिला, और लोग देखते रह जाते हैं। संग दिल, फुटपाथ, शिकस्त, अमर और आजाद। आजाद आते आते एक बात समझ में आ रही थी दिलीप कुमार साहब के, कि अब तक वो जितने भी रोल कर रहे हैं बड़े संजीदा हैं। तो उन्हें शायद किसी साइकेट्रिस्ट ने भी ये सलाह दी थी कि भाई देख लो, उदासी के दायरे में चले जाओगे, ऐसे रोल करो, तो अब तुम ऐसा करो कि जो मज़ाहिया तरीके के हो सकते हैं, ये हल्के फुल्के हो सकते हैं, रोल करो। तो आज़ाद इस तरह का एक ऐसा किरदार है फिल्म में कि जो अपने आप में अलग ही तरह का है। इंसानियत इसलिए याद की जाती है फिल्म उनकी क्योंकि इसमें उन्होंने देवानंद साहब के साथ पहली और आखिरी बार काम किया, फिर उड़न खटोला, और बिमल रॉय साहब का ख्वाब 1955 में देवदास। देवदास में बर्मन दादा के गीत और अदाकारी कमाल की थी। दिलीप साहब की विजंती मेला मौजूद हैं और सुचित्रा सेन जी मौजूद हैं। नया दौर, इसके बाद एक बड़ी हिट फिल्म आई, एक छोटी सी फिल्म बाद में मुसाफिर आई, और 1958 मेरे मुताबिक दिलीप साहब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है। 1958 देवदास से जितनी उम्मीद थी कि वो कमर्शियली भी कामयाब होगी, ऐसा तो शायद नहीं हुआ, और आर्टिस्टिकली बड़ी पसंद की गई। लेकिन यहाँ ऋत्विक घटक
के पास एक स्टोरी है और बिमल दा ने जब उसको पढ़ा तो वो जन्म जन्म पीछे कितनी 3 जन्म तक चली जाती है स्टोरी, तो उस पर ये फिल्म बनाई गई। और इस फिल्म का कमाल ये है कि जहां इस फिल्म की अदाकारी दिलीप साहब की और वैजयंती माला जी की और प्राण साहब, ये फिल्म अपने आप में एक बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। इस फिल्म को जब भी हम याद करते हैं तो इसके संगीत को हम भूलते नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुकेश साहब की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी। और इसमें जो पहला शुरू में जो है वो वादियों में घूमते हुए रानी खेत में दिलीप साहब दिखाई देते हैं एक पेंटर के रूप में। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। दिलीप साहब का कमाल क्या था कि जहां वो संजीदा शॉट्स देते थे वहां तो कमाल करते ही थे, लेकिन जहां वो ऐसे घूमते फिरते जंगलों में गीत गाते थे वहां भी दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, क्या धुन है, क्या गीत है। और शैलेंद्र जी तो छाए ही हुए थे इस फिल्म में। तो मधुमती एक टर्निंग पॉइंट है। इसी फिल्म में रफ़ी साहब का गीत भी रखा गया था, टूटे हुए ख्वाबों ने। दरअसल सच ये है कि दिलीप साहब पर ये आवाज़ बहुत ही फबती थी, जमती थी। ऐसा लगता था जो राज कपूर और मुकेश हैं वो दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। इसके बाद अभी ये चल ही रहा था कि इसी बरस में दूसरी फिल्म एक आ जाती है यहूदी। यहूदी में लता जी के गीत बाकमाल हैं, सारे जो उनके गीत हैं वो भागते हुए गीत हैं। मेरी जान दिल में प्यार का तूफान, बेचैन दिल खोई सी नज़र, इतने ऐसा संगीत बनाया था शंकर जयकिशन में। और उसी के बीच में दिलीप साहब पर पिक्चराइज्ड एक गीत मुकेश साहब का, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है। ये कमाल शंकर जयकिशन का था और ये गीत शैलेंद्र जी का था। यहूदी के बाद में पैगाम। पैगाम उस ज़माने में दरअसल क्या था कि फिल्म मेकिंग में तरह तरह के पैगाम भी दिए जाने लगे थे और दिलीप कुमार साहब को अगर माउथ पीस बना लिया जाए तो उससे बढ़िया बात कहीं और पहुंचती नहीं थी। वैजयंती माला जी उनके साथ में हैं। इस फिल्म में राजकुमार साहब जो अब तक अपनी जगह बनाना शुरू कर चुके थे, लगभग बना चुके थे, तो वो इनके साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद अरसे तक नहीं दिखाई दी और बाद में सुभाष घई साहब की कोशिशों से फिर ये दो दिग्गज सौदागर पिक्चर में इकट्ठे हुए थे और ये भी अपने ढंग की एक कमाल की बात मानी जा सकती है। कोहिनूर फिर बड़ी एक मज़ाहिया फिल्म है, उसमें फिर बड़ा लाइट रोल इन्होंने किया। और अब आ गया 5 अगस्त 1960 का दिन। सारा हिंदुस्तान नहीं दुनिया इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी फिल्म अब तक की जो है वो रिलीज होनी है और उसका नाम है मुगले आजम। मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, दिलीप कुमार साहब हैं, मधुबाला हैं, दुर्गा खोटे हैं, निगार सुल्ताना हैं, अजीत हैं और इतने सारे और कलाकार हैं। फिल्म का संगीत पहले ही पॉपुलर हो गया था, प्यार किया तो डरना क्या, ए मोहब्बत जिंदाबाद, मोहेपन घट पे। ये गीत हम बहुत छोटे थे सुना करते थे। के आसिफ साहब का ये ख्वाब था और इस ख्वाब को वो पूरा कर पाए, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, ये बड़ा कमाल था। इस फिल्म को तो एक लैंडमार्क माना ही जाता है, एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें जो अदाकारी है दिलीप साहब की मधुबाला के साथ में, भाई देखिए अब इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि दिलीप साहब मधुबाला को बहुत प्यार करते थे। अगर वक्त ने साथ दिया होता और अगर कहा जाता है कि अब्बा मान गए होते मधुबाला जी के, तो हो सकता है कि दोनों का निकाह हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस फिल्म में जो एक्टिंग है वो हद पे पहुंची हुई है दिलीप साहब की भी, सलीम के तौर पे और अकबर के तौर पे पृथ्वीराज कपूर साहब, और अनारकली तो अपने आप में एक ऐसा फसाना जो मधुबाला जी ने स्क्रीन पे, जिसे कहते हैं कि एक पोइट्री इन सेलुलॉइड ला करके सामने रखती थी। अब दिलीप साहब जो चाहते थे वो कर रहे थे
1961 में वो गंगा जमुना बनाते हैं और फिर वैजयंतीमाला उनके साथ में है। फिर लीडर आती है एक पिक्चर, उसमें फिर दिलीप कुमार साहब वैजयंतीमाला के साथ में हैं। तो मुझे दरअसल उस कलाकार का जो सबसे अच्छा बात लगती है उसकी पर्सनैलिटी में, वो है उसकी इनफिरादियत। उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। मतलब कभी-कभी तरसा देते थे फिल्में, 1 साल में एक, कभी 2 साल में एक, और हम इंतज़ार करते रहते थे दिलीप साहब की फ़िल्म कब आएगी। तो ये फ़िल्म्स दोनों अपने ढंग की हिट फ़िल्म होनी ही थी। लेकिन इधर कारदार साहब के मन में, यार कारदार साहब के मन में एक स्टोरी थी, और वो ऑफ कोर्स एक नॉवल से ली गई थी, ब्रिटिश नॉवल से। और 1966 में फ़िल्म आई दिल दिया दर्द लिया। मुझे तो सभी फ़िल्म्स दिलीप साहब की बहुत पसंद हैं, लेकिन दिल दिया दर्द लिया का संगीत भी अपने आप में नौशाद साहब का कमाल है, और अदाकारी की तो मतलब प्रकाष्ठा है इसमें, उरूज पर पहुंच जाती है दिलीप साहब के अंदर। एक बहुत ही सहमे हुए से, डरे हुए से इंसान के रूप में, और उधर हंटर चलाते हुए प्राण साहब, और उधर बीच में फंसी हुई वहीदा जी। कमाल की फ़िल्म थी ये, उसमें डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। मुझे याद पड़ता है कि एक डायलॉग तो हम लोग कॉलेज टाइम में बहुत ही बोला करते थे, दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। ये डायलॉग्स इस तरह के हो गए थे कि ये हम लोगों के लिए तो बिल्कुल एक जैसे स्कूल बन गया था दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग का। हल्के हल्के बुदबुदाते से वो बोलते थे। और इस फिल्म को मैं इसलिए कमाल मानता हूँ कि शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब की धुनें तो अब तक बहुत अच्छी आई रही थी, लेकिन इसमें गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। इस फिल्म में खंडरों में जाकर के एक सोलिलोक्वी है दिलीप साहब की, इससे कह दो कि चली जाए वहां जहां वैशी बंदे बसते हैं। तो ये इस तरह की एक लंबा डायलॉग है उनका। मैं आज भी हैरत करता हूं इस बात पे, कितनी तैयारी की होगी दिलीप साहब ने उस सीन को करने के लिए, क्योंकि वो माना जाता है कि वो परफेक्शनिस्ट है। ये भी कहा जाता है कि जब 1960 की फिल्म कोहिनूर में सितार बजाने की बात आई, तो उन्होंने कहा ना भाई, मैं पहले सीखूंगा, और जब मैं सीख लूंगा तो उसके बाद में इस गाने को आप कीजिए जिस पे मेरी उंगलियां चलेंगी, मैं किसी और की उंगलियां नहीं चलने दूंगा। ये बातें हमने सुनी थी, और अब हमें समझ आ रहा था कि दिलीप साहब का मतलब क्या है। अब इधर फिर वो डबल रोल का सिलसिला शुरू हो गया था, तो राम और श्याम में उन्होंने डबल रोल किया, और उसमें एक तरफ सहमे हुए से और डरे डरे से, और दूसरी तरफ एकदम से बेबाक। तो ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई थी, जो वहीदा जी इनके साथ थी। तो जब इतनी सारी फिल्म्स हम दिलीप कुमार साहब की देख चुके हैं, तो हमें इस बात का ज़रूर ख्याल आ जाता है, और हम इस बात को समझने भी लगते हैं कि वो दौर जो था वो त्रिदेव का दौर था। इत्तफाक यह है कि वो अर्ली 50s में ही शुरू हो गया था। राज कपूर साहब आवारा से मकबूल हो गए, देवानंद साहब बाजी से मकबूल हो गए, और दिलीप साहब ने अपनी जगह एक एक करते इन फिल्म से बनानी शुरू कर दी। खुशी की बात ये रही कि इन सब कलाकारों ने अपना अपना एक अंदाज बनाया। इनमें से कोई किसी को फॉलो नहीं करता था, और अपना बात करने का, डायलॉग डिलीवरी का भी तरीका इनका बिल्कुल अलग था। देव साहब अगर तेज तेज बोलते थे, और एक सिंपलटन की जो आवाज़ की अदायगी है वो राज कपूर करते थे। तो एक हारे हुए, एक इंतज़ार करते हुए, विरह बदना में डूबे हुए आशिक के डायलॉग्स जब दिलीप साहब बोलते थे तो सारा देश दीवाना हो जाता था। इसी वक्त में एक और फिल्म आती है 1968 में, आदमी। भाई बाकी फिल्में तो सारी उनकी कमाल हैं, लेकिन दिल दिया दर्द लिया और आदमी, इन दो फिल्म्स को तो मैं दिलीप कुमार साहब की अदाकारी कमाल मानता हूँ। माजी में कुछ ऐसी खराशें हैं इस किरदार के जो इन्हें ये भूल नहीं पाता, और इतनी ऊंचाइयां हासिल करके और इतना सब कुछ पाने के बाद भी उस इंसान में अंतर में कहीं एक तकलीफ है, एक फांस चुभी हुई है। और ये जो किरदार निभाया है दिलीप साहब ने, वो अपने ढंग का अलग ही किरदार है। इसमें मनोज कुमार साहब का ख्वाहिश पूरी हुई। मनोज साहब हमेशा चाहते थे कि दिलीप साहब के साथ में वो कोई फिल्म करें,
और इसमें मौका भी उन्हें बड़ा अच्छा मिला। और इसके बाद फिर एक बड़ी ही गहरी और गंभीर फिल्म उन्हें मिलती है संघर्ष के नाम से, जो एच एस रवेल साहब ने बनाई थी। और इसमें तो कमाल की कास्ट थी। दिलीप साहब थे, वैजयंतीमाला थी, बलराज साहनी थे, संजीव कुमार थे, जयंत थे और कितने सारे कलाकार। दिलीप साहब की फिल्म में अब तक एक बात जाहिर हो चुकी थी कि ज्यादातर फिल्म्स में संगीत नौशाद साहब ही देते थे। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। रफ़ी साहब अगर इधर गा रहे हैं तो हमने वो शीशा तोड़ दिया, ये लता जी का। ये बड़ी गंभीर फिल्म है और इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, जितनी बार मुमकिन हो उतनी बार देखा जाना चाहिए, क्योंकि मालूम होता है कि हिंदुस्तान की खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है ये कि हिंदुस्तान में यूसुफ साहब पैदा हुए। ऐसा एक कलाकार जो इतने वर्षों बाद भी याद किया जाता है। तो नौजवान पीढ़ी को एक तरह से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, रिवाइंडिंग एन एरा। मैं आजकल यही काम करता हूं कि अपने ऑडियो के जरिए उन कलाकारों का जिक्र करता हूं, जैसे राज कपूर साहब, मुकेश साहब, सबके बारे में मैं बोलता हूं। कुछ दोस्तों को पसंद आते हैं, कुछ दोस्तों तक ये जाते हैं। मेरी तसल्ली ये कि मैंने अपनी बात उनके बारे में कह ली, क्योंकि बचपन से ही ये रोग मुझे लग गया था फिल्मोमेनिया का। तो ये फिल्मोमेनिया जो है, ये जो 6-7 बरस की उम्र से शुरू हुआ, ये आज तक मेरे साथ है। लेकिन ऐसा रोग जिंदगी में लगा रहा है, कोई इसका नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल हार्मलेस रोग है और आज भी मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूँ। अब 68 और 70 इसके बीच में 2 बरस बीत गए और 1966 में एक बड़ा मुबारक काम कर चुके थे दिलीप कुमार साहब। हिंदुस्तान में जब चारों तरफ खबरें फैलती थी कि देश का क्या होगा, वहीं एक खबर और थी कि दिलीप साहब शादी कब करेंगे, क्योंकि दिलीप साहब ने अपने अनमैरिड स्टेटस को 44 इयर्स तक खींच लिया, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और आफ्टर ऑल 1966 में उनका विवाह हो गया सायरा बानू जी से, और ये जुगल जोड़ी आज तक सलामत है। हम उनकी खुशी और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। तो अब जो फिल्म आ रही है वो गोपी है, और गोपी साउथ के जो डायरेक्टर हैं भीम सिंह जी, वो बना रहे हैं। और इसमें सायरा बानू और दिलीप कुमार को पहली बार साथ लिया गया, और ये अपने ढंग की एक अलग ही फिल्म थी। इसमें ओम प्रकाश साहब, प्राण साहब भी मौजूद थे, और बड़े अच्छे ढंग से बनाई हुई ये फिल्म गोपी। मैं दिलीप साहब की सबसे खास बात ये देखता हूँ कि जब वो किसी गीत का पिक्चराइजेशन उन पर होता है, कितनी सहजता और सरलता उनके स्वभाव में दिखाई देती है। गोपी में जहां भागम भाग करते हुए मस्त वो एक इंसान है, एक जगह बैठे हुए वो एक भजन गा रहे हैं, सुख के सब साथी दुख में ना को। इस भजन को जब भी कभी मैं सुनता हूं, मैं उनके चेहरे के भाव को देखता हूं। धीर गंभीर एक इंसान इस दुनिया की फिरका परस्ती से बहुत दूर अपनी एक अलग दुनिया में जाकर के भजन गा रहा है और उस परमात्मा को याद कर रहा है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये तो मुझे कमाल लगता है। ये जो असल होता क्या था कि गीत के भाव को समझ लेना यूसुफ साहब के लिए बहुत जरूरी होता था, तभी उसके बाद में फिर वो अपनी बात कहते थे। अब इसके बाद की जो फिल्म्स आएंगी उसमें फिर गैप है। दास्तान फिल्म आती है। मेरा ख्याल है शर्मिला टैगोर जी की हमेशा से ख्वाहिश रही होगी कि कभी दिलीप साहब के साथ काम करें। बी आर चोपड़ा साहब ने ये पूरी कर दी। दास्तान अपने ढंग की एक अनूठी फिल्म थी, इसमें भी उनका डबल रोल था और उस डबल रोल को उन्होंने बखूबी निभाया था। जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो वो जो न्यूएंसेस एक लफ्ज़ अंग्रेजी में हैं, जो छोटी छोटी बारीकियां अदाकारी से जुड़ी होती हैं, वो हम देखते हैं दिलीप साहब को करते हुए इस फिल्म में। बेहतरीन अदाकारी थी। हल्के हल्के बोलते हैं, धीरे धीरे अपनी बात कहते हैं, और ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत, ऐसा किरदार, पर्सन टू पर्सोना, ये कमाल दिलीप साहब का है। इसके बाद में फिर जब बात उठती है तो एक बांग्ला फिल्म वो बना चुके हैं ऑलरेडी 1970 में, और सायरा जी के साथ में सागिना महतो, तपन सिन्हा साहब की फिल्म थी। और इधर फिर ये फिल्म आती है हिंदी में
74 में, 1974 में। और इस फिल्म में थोड़ा सा अलग अलग तरह से कुछ पॉलिटिकल जो एंगल्स हैं उनको भी जोड़ा गया। अपर्णा सेन साहिबा का बहुत ही अच्छा रोल था इसमें, और बर्मन दादा की धुनें बड़ी कमाल की थी, और किशोर कुमार साहब को भी इसमें दिलीप साहब के गाने के लिए मौका मिल गया। दिलीप साहब दरअसल अगर चाहते तो खुद भी गा सकते थे। वो बहुत पहले जो एक फिल्म मुसाफिर के नाम से आई थी उसमें उन्होंने गाया था लता जी के साथ में, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद नहीं गाया, और जो भी कुछ होता था वो बाकी कलाकार करते थे, जो गायक होते थे वो करते थे। अब धीरे धीरे जवानी साथ छोड़ रही है और फिल्म इंडस्ट्री का भी धीरे धीरे रंग बदल रहा है। एक फिल्म की खबर हमने सुनी, चूंकि हम क्या थे कि उस जमाने में जो मैगजीन्स आती थी 60s में, खास तौर से युग छाया, सुषमा और रंगभूमि, ये हम पढ़ा करते थे, और माधुरीवाद में एक ऐसी मैगजीन्स को हम पढ़ते थे। तो हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है फिल्म्स के बारे में, वो काफ़ी अपडेटेड रहता था। और सबसे ज़्यादा इसमें हमारी हेल्प करता था स्क्रीन। एक इतना मोटा ताज़ा अखबार फ्राइडे को आता था और उसका हम इंतज़ार करते थे, वो सारा ही फिल्मी अखबार होता था। तो आने वाले दिनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है उसका चर्चा उसमें हो जाता था। तो बैराग के बारे में जब मालूम हुआ कि इस बार दिलीप साहब 3 रोल करेंगे, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि भाई अभी तक डबल रोल निभाना ही इतना मुश्किल होता है, ये ट्रिपल रोल कैसे करने जा रहे हैं दिलीप साहब, ये तो अपने ढंग का कमाल होगा। भाई मज़ाहिया तौर पे आप कह सकते हैं कि जॉनी मेरा नाम में आई.एस. जौहर साहब ने किया था, लेकिन एक सीरियस हिस्से पे, एक सीरियस फिल्म में 3 रोल करना, ये तो कोई आम बात नहीं थी। और बैराग एक ऐसी पिक्चर हुई जिसमें वो फिर सारा बानो साहिबा के साथ आए। आशीष सेन की फिल्म थी ये, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जितनी उम्मीदें इस फिल्म से लगाई गई थी उतनी पूरी नहीं हुई। मतलब जितने फिल्म्स आती जा रही थी, हिट होती जा रही थी, इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। मालूम नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। जाहिर है जो कलाकार होता है वो अच्छी तरह से इस बात को समझ जाता है कि उसकी फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया। ये 1959 में गुरुदत्त साहब के साथ हुआ था, 1970 में ये राज कपूर साहब के साथ हुआ, 1966 में शैलेंद्र जी के साथ भी यही हुआ था। जिन फिल्म्स को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वो कामयाब नहीं हुई, और यही दिलीप साहब के साथ 1976 में हुआ। तरस गए हम लोग इसके बाद। उनकी 77 गया, 78 गया, 79 गया, 80 गया, और 1981 में आ गई एक ऐसी फिल्म जो मनोज कुमार साहब का ख्वाब था। ये वही मनोज कुमार साहब हैं जो दिल्ली में हरि कृष्ण गोस्वामी साहब के नाम से रहते थे, और उनकी तो ख्वाहिश ही रहती थी कि कभी वो दिलीप कुमार साहब को डायरेक्शन दें। तो इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन दी, दिलीप कुमार साहब को लिया, और ये तो फिल्म मल्टी स्टारर थी दरअसल। और 1981 की फिल्म थी, 1981। दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, प्रवीण बाबी, शत्रुघ्न सिन्हा, निरूपा राय, शशिकला, सारिका, ऐसे कितने सारे कलाकार थे इसमें। संगीत एलपी का तो हमेशा हिट होता ही था। बहुत कमाल की फिल्म बनी थी 1981 में। दिलीप साहब की ज़िंदगी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो 2 फेजेस हैं उनकी ज़िंदगी की। एक वो शुरू के दौर का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, वो एक नौजवान, और फिर इधर की तरफ आते हुए थे क्रांति में आकर के एक बड़ा मेच्योर रोल करना। तो उनकी ज़िंदगी के 2 हिस्से हमें क्लियर कट दिखाई देते हैं। दिलीप साहब को ये मालूम हुआ था कि एक फिल्म बनने जा रही है, और फिल्म का नाम है शक्ति। और शक्ति के बारे में वो जानते थे कि ये जीपी सिप्पी साहब के बेटे रमेश सिप्पी इसको बनाएंगे। जीपी सिप्पी साहब से दिलीप साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं जानते थे वो रमेश सिप्पी साहब के बारे में। फिर तय ये हुआ कि इसमें अमिताभ बच्चन भी होंगे, और इसमें राखी भी होंगी, इसमें स्मिता पाटिल भी होंगी। और मेरा ख्याल से कि बस इस फिल्म के बाद में सिलसिला चेंज हो गया। एक बहुत ही जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल इसमें दिलीप साहब ने निभाया है, और उनका बेटा जो अमिताभ बच्चन ने किया। अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो जानते थे कि अपने काम को आराम से किए जाओ, अंडर प्ले में रहो, कहीं ज़्यादा तेज़ी खाने की ज़रूरत नहीं है। दिलीप साहब हैं तो सामने है ना,
वो मोटिवेट ही करेंगे, वो इंस्पायर ही करेंगे। ये ख्वाब तो अमिताभ बच्चन साहब का भी रहा होगा। फिल्म आई और बहुत अच्छी बनी थी ये फिल्म, लेकिन समय जैसे धीरे धीरे तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। सुभाष घई का भी एक ऐसा ख्याल था कि भाई कैसी फिल्म दिलीप साहब और संजीव कुमार को लेकर बनाई जाए, क्योंकि दिलीप कुमार और संजीव कुमार इन दोनों ने संघर्ष फिल्म में बड़ा कमाल किया था। तो कई डायरेक्टर तब से ये सोच रहे थे कि इन दोनों को इकट्ठे लिया जाए। तो विधाता एक ऐसी फिल्म है जिसमें शम्मी कपूर भी मौजूद हैं, तो वो भी एक मल्टी स्टारर है। लेकिन अब फिल्म का जो मुहावरा है वो चेंज हो गया। फिर एक मजदूर फिल्म आती है चोपड़ाज की, और इस फिल्म के बाद में मशाल में मुझे दिलीप साहब ने कमाल करते करते यहाँ तक पहुँचा दिया था कि मुझे ये सोचना पड़ा कि इसमें एक सीन है, वो वहीदा रहमान जी जो हैं वो उनके प्रेग्नेंट हैं, उनको बड़ी दिक्कत में है, तकलीफ़ हो रही है। सड़क पे खड़े हुए दिलीप साहब रोक रहे हैं कि कोई रोको भाई, इनको पहुंचा दो, वहाँ पर ले जाना है, इनकी तबीयत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वो जो सीन इन्होंने किया है वो वर्ल्ड सिनेमा में जो आज तक के टॉप सीन्स हुए हैं उसमें दिलीप कुमार साहब का वो सीन आता है। और तब हमें मालूम होता है कि दिलीप साहब किस किस्म के कलाकार हैं और क्यों हम उन्हें याद करते हैं। ये फिल्म थी मशाल। मशाल और मजदूर के बीच में एक फिल्म दुनिया भी आ गई थी, लेकिन आई गई सी फिल्म ही उसको मान सकते हैं। धर्माधिकारी भी वो नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद थी, और अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। कर्मा ने फिर एक चलते चलते दिलीप साहब को बहुत अच्छा मौका दिया कि जो जिस हिसाब से वो करना चाहते हैं वो करें। वो फिर एक बार सुभाष घई साहब के साथ थे। अब इसके बाद की जो फिल्म्स का जिक्र हम करते हैं वो सौदागर पे आकर के 1991 में हम रुक सकते हैं। पैगाम के बाद में सौदागर। पहली बात तो ये है कि सुभाष घई साहब ने इन दोनों दिग्गज कलाकारों को एक जगह एक फिल्म में इतने अरसे के बाद कैसे इकट्ठा किया होगा, सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है। और फिर उसके बाद में इन दोनों में सबसे बड़ी बात डायलॉग्स की रहती थी ना भाई। अगर राजकुमार साहब का अपना एक अंदाज है तो दिलीप कुमार साहब का अपना एक अंदाज है। लोग राजकुमार साहब से थोड़ा घबराते भी थे। वो कहते थे कि बड़ी अजीब सी उनकी सोच है और फितरत है और वो कुछ कह नहीं सकते, सनकी सा मानते थे राजकुमार को लोग। लेकिन अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार साहब तो बिल्कुल खुल के लिखते हैं कि मुझे राजकुमार से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनका एक तौर तरीका था, उनकी अपनी एक एक्सक्लूसिविटी थी, अलग रहना चाहते थे। यहाँ तक भी दिलीप कुमार साहब ने जिक्र किया है कि जब उनकी शादी की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी दिलीप कुमार साहब की, तो राजकुमार उसमें अपनी पत्नी के साथ में आए थे, लेकिन इतना भीड़ भड़क्का हंगामा देखा और चुपके से एक नोट लगाकर, मतलब अपने गिफ्ट के ऊपर कुछ लिख करके वो वहाँ से चल गए। कुछ ऐसा था, लालिया या लाले दी जान, कुछ ऐसा लिख करके, और राजकुमार वहाँ से चले गए। तो कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं। कुछ लोगों को लोग शूट करते हैं, कुछ लोगों को लोग नहीं भी। आखिरी फिल्म उनकी किला थी। सौदागर के बाद में 7 बरस बीते, तब जाकर उनकी फिल्म किला आई। मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री की उस जमाने की कोई ही हीरोइन होंगी जिनके साथ दिलीप साहब ने काम ना किया हो। नलिनी जयवंत के साथ में उन्होंने अनोखा प्यार और शिकस्त की। कामनी कौशल के साथ उन्होंने नदिया के पार, शहीद, शबनम और आरज़ू की। मधुबाला के साथ उन्होंने तराना, संगदिल, अमर और मुगल आज़म की। मीना कुमारी के साथ उन्होंने फुटपाथ, आज़ाद, यहूदी और कोहिनूर की। निम्मी के साथ उन्होंने दीदार, आन, दाग, अमर, उड़न खटोला की। और नरगिस के साथ तो उनकी फिल्म कमाल की थी। ख़ास तौर से अंदाज को हम याद करते हैं, लेकिन उन्होंने अंदाज के अलावा मेला, बाबुल, जोगन, दीदार और हलचल की, ये फिल्म उनके साथ में की। नूतन के साथ उन्होंने कर्मा की, और 89 में फिर एक कानून अपना अपना। रेखा के साथ में उन्होंने एक फिल्म किला किला आखिरी फिल्म जो मानी जाती है वो की। जो मेरा ख्याल है कि वैजंती माला के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म की। 1955 में देवदास है, 1957 में नया दौर है, 1958 में मधुमती है, 1959 में पैगाम है, 1961 में गंगा जमुना है, 1964 में लीडर है, और 1968 में संघर्ष है। वहीदा रहमान के साथ भी उनका बहुत अच्छा तालमेल बैठता था। ख़ास तौर से जो उनकी फिल्म हम देखते हैं, दिल दिया दर्द दिया, राम और श्याम, आदमी और मशाल। रफ़ीक़ हयात बन गई जब सायरा जी, तो उनके साथ 1970 में पहली बार गोपी की।
फिर उसके बाद सगीना महतो की, और फिर सगीना की, बैराग और दुनिया, ये फिल्म उन्होंने की। 8 फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं। दाग, आजाद, देवदास, नया दौर, कोहिनूर, लीडर, राम और श्याम, शक्ति, 8 अवार्ड जीते हैं फिल्म फेयर। पद्म भूषण से भी नवाजे गए थे, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उनको मिला था। इनाम तो कोई बड़ी चीज उनके लिए नहीं थी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, कि दिलीप साहब की जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा है या वो कौन सा किस्सा है इस शख्सियत का, जिसकी वजह से आज मैं इतने बरसों बाद भी दिलीप साहब को सवेरे सवेरे याद कर रहा हूं, उनकी यौम पैदाइश पे, उनकी सालगिरह पे। सबसे बड़ी बात है उनकी ओरिजिनलिटी। जब भी कभी उन्होंने किसी रोल को समझा, चाहे वो देवदास का है, चाहे गंगा जमुना का है या संघर्ष का है, वो होमवर्क बड़ा अच्छा करते थे पहले अपना। जो स्क्रिप्ट उनके पास आती थी और उसमें वो समझ जाते थे क्या था, कैसे था, क्यों था, और अगर डायरेक्टर को बुरा ना लगे तो कभी कभी जहां सलाह दी जानी है वहां सलाह भी दे देते थे। खासतौर से मेरा ख्याल है कि दिल दिया दर्द लिया जिस समय फिल्म बन रही थी, AR कारदार साहब बना रहे थे, तो उस वक्त तो ज़रूर वो किरदार जो है, शंकर नाम है उसमें फिल्म में इनका, दिलीप साहब का, तो उस वक्त उन्होंने ज़रूर AR कारदार साहब से कहा होगा कि कारदार साहब ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, इसके कुछ हिस्से तो मैं अब आपको सलाह देना चाहूँगा कि ऐसे कर लिए जाएं। बड़ी नदामत सहनी पड़ती है उस फिल्म में दिलीप साहब के किरदार को, यानी शंकर को, और उस नदामत में प्राण साहब ने तो बुरा हाल कर रखा है। मैं कहता हूँ कि ऐसी कलाकारी, ऐसी अदाकारी भी प्राण साहब ने कब की होगी, जो दिल दिया दर्द लिया में कि इतना ज़बरदस्त अत्याचार किया हुआ था शंकर पर, दिलीप साहब पर, और उधर रहमान साहब। ये जलालत सहते सहते उस इंसान की ज़िंदगी में बड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और आखिर उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है, इन द सेंस कि एक रियासत उनके हवाले हो जाती है। और अब वो लौट कर वे फिर वहीं जाते हैं और उन्हीं रहमान साहब को कहते हैं, जब रहमान साहब उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं, और अब वो उनकी अपनी पहचान है शंकर की, तो कहते हैं कि अब मैं गरीबी की मिट्टी में रेंगने वाला वो कीड़ा नहीं रहा सतीश बाबू, आज की इस बदसलूकी का आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। आहा, दिलीप साहब जियो जियो, बहुत अरसे तक जियो। बस एक हमारी ख्वाहिश है, एक बार फिर से लौट करके मेन स्ट्रीम में आ जाओ, और यही जो आपका अंदाज हम लोग आज दोहरा रहे हैं, इसे एक बार फिर बोल के दिखा दो। बस यही हमारी ख्वाहिश है आपके लिए। मैं कहता हूँ कि क्या लगन है सायरा जी की, क्या श्रद्धा है, क्या समर्पण है। विवाह हुआ उस समय ज़िंदगी के सपने कितने अलग थे, और धीरे धीरे ज़िंदगी होती होती कहाँ से कहाँ तक आ गई। तूफ़ान भी जो रास्ते में आए वो सायरा जी ने बड़े इत्मीनान से झेले। टिपिकल जो होती है ना मशरिक की एक खातून, ख़ासतौर से जो अहलिया, वो रोल है सायरा जी का। सायरा जी कितना उनका ख्याल रखती हैं ये हम देखते हैं। और जब ये विवाह हुआ था तो लोगों ने ये कहा था भाई ये कैसे निभेगी 22 और 44 डबल। मैं सोचता हूँ कि आज वही फैसला जो दिलीप साहब ने उस वक्त किया या सायरा जी ने उस वक्त किया, वो आज भी दिलीप साहब को हमारे सामने रखे हुए हैं, हमारे सामने है दिलीप साहब। ये बड़ी बात है कि 98th बर्थडे, और उस बर्थडे पे भी दिलीप साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि ये सिलसिला आगे तक बरकरार रहे। मैं नहीं भूल पाता हूँ देवदास में आखिर में तांगे में जाकर के वहीं सांस तोड़ना, क्योंकि जाना था, पारो तो चली गई जिंदगी से। एक निशान मैं भी तुम्हारे, चांद के माथे पे एक दाग है, एक दाग मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ पारो। तो मतलब उसको, किरदार को लगता है, देवदास को लगता है कि ये पारो जो है बड़े घमंड में है, तो एक छड़ी उनके माथे पे मार दी थी बहुत पहले, लेकिन प्यार इतना गहरा था कि चंद्रमुखी भी उस प्यार को नहीं ले पाई जो पारो के छूट जाने के बाद भी देवदास के मन में है। कौन करेगा ये कि दीदार फिल्म में, हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करे ना याद, हल्की हल्की हारमोनियम पे चलती हुई उंगलियां, क्या सहजता है दिलीप साहब की अदाकारी में। और वही जब
जीवन साहब के साथ मिरर में वो कर रहे हैं फिल्म कोहिनूर में, दोनों के दोनों ने मिलकर। कभी मौका लग जाए तो ये सारी चीज़ें तो अब यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो वहाँ वो सीन किया है जो दिलीप साहब ने जीवन साहब के साथ में, वो अपने ढंग का अनूठा अनोखा है। रोमानियत ऐसी कि लीडर फिल्म में एक ताजमहल पर जब पहुंचते हैं वो, तो ताजमहल पर जाकर के एक शहंशाह ने सारी दुनिया को मुहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। सुबह सुबह नौशाद साहब की धुन भी मौजूद है, शिव कुमार शर्मा साहब का संतूर भी सुनाई देता है और शकील साहब के अल्फाज दिखाई देते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे ताजमहल जिंदा होकर सामने आ गया, ताबिंदा हो गया। ये अदाकारी थी। ओरिजिनलिटी उनका हॉलमार्क है और अपना एक पूरा स्पेस उनके पास में रहता है, कोई उसमें बीच में जाकर दखल नहीं देता। पढ़े लिखे इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। अगर इंग्लिश में बात करना चाहें तो इंग्लिश में कर लीजिए, उर्दू में करना चाहें तो उर्दू में कर लीजिए। और शायरी इतनी उनके पास में, इतने अशार उनको याद कि आज सोचते हैं हम कि ये रेनेसां मैन थे। रेनेसां के युग में ऐसे पढ़े लिखे काबिल इंसान होते थे ज़हीन व फ़हीम, तो दिलीप साहब उसी में से हमारे सामने। सुनील दत्त साहब से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। सुनील दत्त साहब इस बात को मानते थे कि बड़े भाई का किरदार निभाते हैं हमेशा वो। जब भी कभी कोई दुख का समय आता है, सुनील दत्त साहब की ज़िंदगी भी दुखों की कहानी है और उसमें दिलीप साहब उनके बराबर में आकर के खड़े हो जाते हैं। मैं तो एक जगह अजीत साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था। अजीत जो एक्टर पहले फिल्म्स में हीरो आते थे, बाद में वो विलन का रोल भी करने लगे थे और दिलीप साहब के तो बड़े अच्छे दोस्त थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं बहुत दुखी था, परेशान था और मैं रात के वक्त में दिलीप साहब के घर पे पहुंचा था। तो दिलीप साहब मेरे साथ बैठ गए। तो जब मुझे एक बड़ा फैसला ज़िंदगी के बारे में करना था तो मैं इतना परेशान था, मुझे लग रहा था कि खुदकुशी कर ली जाए। तो वहाँ दिलीप साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। और ये सारी बातें अजीत साहब सुन रहे थे और अजीत साहब ने उस वक़्त ये समझा कि ये इंसान कितना गहरा है, इस इंसान ने ज़िंदगी में कितना कुछ देखा है और तब उसके बाद जाकर ये दिलीप कुमार बना है। तो मदद चाहिए तो मदद के लिए मौजूद, वो मना नहीं करेंगे। नौजवान कलाकारों के लिए तो वो एक लैंडमार्क है, एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब आम भाषा में हम कहें कि दिलीप कुमार साहब एक हद पे यहाँ तक पहुँच गए थे कि वो एक किरदार ना रहकर, महज एक कैरेक्टर ना रहकर, महज एक एक्टर ना रहकर, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गए थे। हमें 60s में वो दिन याद आते हैं जब हमें फिल्म देने का इतना शौक़ होता था। हम फिल्म्स को देखने के लिए स्कूल से जाया करते थे भाग करके 13-14 बरस की उम्र में। तो मान लो वहाँ सिंगापुर पिक्चर लगी हुई है या हावड़ा ब्रिज लगी हुई, तो हमारे छोटे शहरों के अंदर वो क्या करते थे कि उसके साथ में लगा देते थे कि फिल्मी कलाकारों के क्रिकेट मैच की 2 रील साथ में देखिए। तो हम लोगों को चूंकि क्रिकेट का बड़ा शौक होता था तो फिल्म की बात एक तरफ ही, अरे 2 रील फिल्म कलाकार दिखाई देंगे। तो ये क्या करते थे, एक टीम राज कपूर साहब की होती थी और एक टीम दिलीप कुमार साहब की होती थी। तो ये वहाँ पर मैच करते थे, हीरोइंस भी होती थी, हीरोज भी होते थे। और कभी अभी भी कभी कभी उनकी पुरानी फुटेज जब दिखाई देती है तो कभी कभी यूँ लगता है कि फिल्म्स में बेकार की बातें भी काफ़ी उड़ाते हैं लोग। दिलीप साहब में और राज कपूर साहब में कोई ऐसी रंजिश रही नहीं है। दोनों के तौर तरीके अलग थे। ये अलग बात है कि बैकग्राउंड उनकी सेम थी, पेशावर, लेकिन कोई ऐसा उनके बीच में सिलसिला नहीं था रंजिश का, कोई वजह भी नहीं थी उसकी। और लाले कहते थे दिलीप कुमार साहब राज कपूर को। तो ये जो दिलीप साहब की ज़िंदगी के हिस्से हैं, किस्से हैं, इनको समझे। और अदाकारी जो उनकी गीतों पर होती है, वो मधुबन में राधिका नाची रही। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई कलाकार होगा
जो इतनी मुस्तैदी से और इतनी नफासत से उस गीत को कर पाता। दौर बदल गए हैं, समय बीत गया है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हमें जो भी कहीं जाना ही नहीं था, पहुंचना ही नहीं था, हम सिर्फ चलते रहे। इन सब लोगों की छांव में उस दौर के कलाकारों को आज भी याद करना मेरे लिए वजह खुशी है। तभी तो आज सवेरे सवेरे मैं उसी तरह से याद कर रहा हूँ 11 दिसंबर को दिलीप साहब को, जैसे मैं 8 तारीख को धर्मेंद्र को और शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र साहब और शर्मिला जी को याद कर रहा था। क्योंकि 8 ये मतलब मुझे लगता है कि शायद ये महीना कमाल का है, दिसंबर का महीना। इसमें धर्मेंद्र साहब भी मौजूद हैं, शर्मिला जी भी मौजूद हैं। 11 तारीख को आपके पास में मौजूद हैं दिलीप साहब, और 14 तारीख को राज कपूर साहब की सालगिरह है, लेकिन 14 दिसंबर ही था जब शैलेंद्र जी दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर उसके बाद में बरस ख़त्म हो जाता है। बरस के आखिर में आते आते मोहम्मद रफ़ी साहब को हम याद करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो भी गीत दिलीप साहब के लिए गाए हैं वो लाफानी है, वो गीत बिल्कुल अमर है। मैं ख़ास तौर से जो आदमी के संगीत को देखता हूँ, आदमी में अब शाद हूँ मैं, आबाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है, आहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। इसी फिल्म में मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, जो चाहे जिधर ले जा। मैं सोचता हूँ कि अगर मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आमद हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, तो वहाँ दिलीप साहब का हिंदुस्तान में होना भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उनकी किसी भी फिल्म को जब हम देखते हैं, उनकी किसी भी फिल्म से जब हम उठकर बाहर आते हैं, तो उसका असर हम पर देर तक रहता है। इसकी वजह क्या है कि जो किरदार वो प्ले कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, वो अपने आप में उसको मलबूस कर लेते हैं, उसे अपने में ओढ़ लेते हैं पूरी तरीके से, और देखते देखते वो किरदार उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अलग अलग हीरोइंस की ख्वाहिश रही उनके साथ फिल्म्स करने की। मैंने सुना है कि माला सिन्हा साहिबा की बड़ी ख्वाहिश थी, तो फिर एक फिल्म बना रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब, फिर कब मिलोगी विश्वजीत और माला सिन्हा को लेकर। उसमें एक सीन बाकायदा उन्होंने दिलीप साहब का रखा कि लीजिए भाई आपकी ख्वाहिश पूरी होती है माला सिन्हा जी, और लीजिए इसमें दिलीप साहब भी मौजूद हैं। गाने तो इस तरीके से होते थे। जब मैं अंदाज फिल्म को देखता हूँ, अंदाज 1949, वो चारों गीत जो मुकेश साहब के हैं वो फब गए हैं, रम गए हैं, बस गए हैं दिलीप साहब के वजूद में। कैसे गलतफहमियां होती हैं उनको कि नरगिस उनसे प्यार करती हैं फिल्म में, लेकिन नरगिस तो राज कपूर। इधर ये गलतफहमी जो है, ये गलतफहमी बढ़ती रहती है और आखिर तक जाते जाते दिलीप साहब एक जुनून में चले जाते हैं। पहली बात तो यह कि स्टोरी एक होती थी उस जमाने में, और स्टोरी को जब इधर उधर से ले जाकर के अंत तक पहुंचाया जाता था, तो ऑडियंस जो उठ के खड़ी होती थी बाहर, वो मानती थी कि जस्टिफिकेशन हुआ है। किरदार ने भी किया, संगीतकार ने भी किया, डायरेक्टर ने भी किया, और पूरी फिल्म ने भी किया। देखते देखते सिनेमा में तब्दीली आई। अब ठीक है, समय की बातें हैं, उसमें कोई क्या कर सकता है। अगर एक दौर वो था जिसमें अदाकारी उरूज पर रहती थी, अदाकार कमाल करते थे, तो वो बात अब नहीं रही, तो उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। चेंज इज कांस्टेंट। हमें खुशी है कि हमारे पास वो विरसा पूरा मौजूद है। जिस पल हम जहां दिलीप साहब को देखना चाहें हम देख सकते हैं। हम मीना कुमारी के साथ अगर उन्हें देखना चाहते हैं, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी हो खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। इसके फिल्म के बनते बनते मीना कुमारी माजवी बहुत ही खूबसूरत इंसान थी। वो भी कभी कभी एक वाकया सुनाती थी कि वो एक ट्रॉली पे जा रहे थे ऊपर की तरफ, और अचानक ट्रॉली में झूल पड़ गया,
और इसी में मौजूद हैं दिलीप साहब भी और मीना कुमारी जी भी। तो जब तक वो नीचे आती ट्रॉली, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि टकराव से बचाव हो गया। वो कहती हैं कि मैंने देखा कि इस संकट के समय में भी कोई हौसला नहीं खोया दिलीप साहब ने। उसकी वजह क्या है कि जिस इंसान की जिंदगी में हर पल संघर्ष रहता है, जिस इंसान की जिंदगी में तूफान भी आते हैं, आंधियां भी आती हैं, और वो इत्मीनान से उनको झेलता रहता है, तो ऐसे इंसान के लिए ये बातें कोई ख़ास मायना रखती नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ था उस वक्त जब 2 मई 1988 को राज कपूर साहब, दादा साहब हल्के लेते लेते कोमा में चले गए थे। बाहर आते ही मैं उस शो में मौजूद था, सीरी फोर्ट में, 2 मई 1988, और उसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट किया गया था। वहां देखने के लिए जब गए थे दिलीप साहब राज कपूर साहब को, तो उस पल जब छुआ होगा राज कपूर को, तो राज कपूर के अंदर एक हरारत जरूर आई होगी। लाले 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 दी जान। इन कलाकारों ने अपने जीवन में इतना किया है कि हम इनके लिए सिर्फ अगर इतना भी कर सकें कि इनके बारे में कुछ कहते रहें। पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। टॉम ऑल्टर ने जो बात उस दिन कही जिससे मैं बेहद मुतासिर हुआ, वो बात बिल्कुल सही है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भुला देती है जनता, भूल जाते हैं लोग बाग, इतने बड़े बड़े कलाकारों को भुला देते हैं, तो फिर आम इंसान की हैसियत क्या है। सुना है बैडमिंटन खेलना भी शौक होता था उन्हें, वो भी खेलते थे। सफ़ेद कपड़ों में कभी कभी उनकी कोई तस्वीर दिलीप साहब की दिखाई देती है तो यूं लगता है कि एक फरिश्ता जैसे ज़मीन पे उतर आया है। चेहरे पे एक लट, अपने ढंग की अलग ही। मुझे मधुमती में भी जो रोमांस के कुछ पल हैं दिलीप साहब के विजंती माला के साथ में, वो पेड़ों के नीचे बैठे हुए कि न जाने क्या क्या सोचता रहता हूं जब तुम नहीं आती मधु। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच जीवन में एक इंसान उस रोल को जी रहा है। जब तुम नहीं आती, न जाने क्या क्या सोचता रहता हूं। और संघर्ष में ज्वाला की तरह से धधकती हुई विजंतीमाला, और इधर दिलीप साहब, क्यों चली आती हो मुन्नी, क्यों चली आती हो। ऐसे जब वो बोलते हैं ना, सीने पे जाकर सीधे रूह को, सीने से जाकर रूह को छू लेते हैं अल्फाज दिलीप साहब के। बस बोलते क्या, बुदबुदाते हैं, हल्के हल्के विस्पर करते हैं। ऐसा रोमांस भी फिर कहीं जल्दी से देखने को मिलता नहीं। सीने में सुलगते हैं अरमान, आंखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। सवाल ये है कि मिल जाने के बाद दो प्रेमियों के जिंदगी में ज्यादा रस आता है या बिछड़ जाने के बाद। मधुबाला अगर दिलीप साहब की जिंदगी में रह गई होती, मान लीजिए उनका निकाह हो जाता, तो जिंदगी का रंग अलग होता। लेकिन वो दर्द जो इंसान अपने सीने में देर तक और दूर तक लेकर चलता है, उसका भी असर होता। 1969 में जब दिलीप साहब को यह खबर लगी होगी कि मधुबाला दुनिया में नहीं रही, कुछ सोचना तो पड़ता है। वो याद तो आते हैं पुराने दिन। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। कई बार वो सोचते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को बस अब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया,
वो ये भी कहते थे राम और श्याम के बाद भी उनका मन यही था और बैराग के बाद भी उनका यही मन था। लेकिन हर बार वो यही सोचते थे कि जब भी कभी कोई ढंग का रोल आएगा तो बस उसी को करूं, और वही उन्होंने किया। अराउंड 60 फिल्म्स टू हिज क्रेडिट, अराउंड 60 फिल्म्स टू हिज क्रेडिट। इमेजिन, इतना बड़ा कलाकार, इतना लंबा ड्यूरेशन, 44 से लेकर के देखिए आप, अराउंड 50 ईयर्स तो हो गए, तो 50 ईयर्स में ओनली दैट मच ऑफ फिल्म्स। मैं आज भी आपको क्या बताऊं कि मुग़ल आज़म फिल्म जब लगनी थी अगले दिन हमारे शहर में, और शाम को मैं एक छोटा सा बच्चा घूम फिर रहा था, तो मैंने उस सिनेमा हॉल के बाहर इतनी भीड़ देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ये क्या सिलसिला है? उन्होंने कहा कल सुबह यहाँ पहले शो का टिकट लेने के ये लोग रात से ही बैठ गए हैं। अब आप सोचिए, ये करिश्मा था दिलीप साहब का, क्योंकि लोग जानते थे कि जो फिल्म वो करेंगे, और उस फिल्म में भी आप देखिए ना कि जो अकबर और सलीम के बीच, सलीम और जोधाबाई के बीच, सलीम और अनारकली के बीच जो डायलॉग्स हैं, वो देखिए उनकी क्या ऊंचाई है। मतलब लिखने वालों का तो कमाल अपनी जगह है, लेकिन अदाकारी भी तो कमाल। देखिए, अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा, और तुम कर भी क्या सकते थे? क्या कर सकता था सलीम? क्या कर सकता था? बादशाह के सामने सलीम क्या कर सकता था? ए मोहब्बत जिंदाबाद। कुमार साहब का रोल भी मुझे उसमें याद आता है, संग तराश का। मैं कितना कुछ बोल सकता हूं उन लोगों के बारे में, कितना कुछ बोलना चाहता हूं। भाई देखिए, लिखना लिखाना मेरे बस का काम है नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा, मैं पढ़ाता रहा 40 साल, 7 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गए। अब मैं इत्मीनान से इन सब चीज़ों से दूर, बस जो कह सकता हूं वही कहता हूं। बस वो जो मेरे मन में आता है मैं कहता रहता हूं। और इन कलाकारों को जिस रूप में मैंने वहां से देखना शुरू किया, मैं किसी गूगल वगैरह से कोई, अब भी मैं बोल रहा हूं तो मैं कोई मदद कहीं से नहीं ले रहा हूं, गूगल से नहीं ले रहा हूं। हाँ, ये फिल्म्स के बारे में जिक्र करते हुए तो थोड़ी मदद लेनी पड़ती है क्योंकि इनकी कंटिन्यूटी है, लेकिन बाकी बातें जो उन कलाकारों के बारे में मुझे कहनी होती है, वो मुझे कुछ कहीं से नहीं कि वही वो कहाँ गए, उन्होंने क्या किया उसके साथ में, इधर फिल्म में गया, वो सब मैंने देखा है अपने सामने। मैंने दिलीप कुमार साहब को अपने सामने ग्रो करते हुए देखा है, तो मुझे किसी मदद की जरूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। मैं दिलीप कुमार को सिर्फ उस रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में मैंने दिलीप कुमार साहब को देखा। जैसे मैंने पहले ही लफ्ज़ में, दरअसल हाइपरबोलिक स्टेटमेंट कभी देता नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, महानतम कलाकार एवर, महानतम। हॉलीवुड में भी अगर कोई फिल्म्स करने चले गए होते तो वो लोग मान जाते कि भाई अदाकारी ये होती है, लेकिन जो उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे अपने देश में करके दिखा दिया, वो किसी से कम नहीं है, वो बहुत है, एक पूरा विरसा है। तो आने वाली नस्लों को अगर हम इस रूप में ख्यालात परोसेंगे, आसान बनाकर, मैंने 1 घंटा होने जा रहा है मेरी इस बातचीत को, बातचीत भी नहीं है ये, तो सिर्फ सोलीलोकी है, बोल रहा हूं मैं सिर्फ। तो अगर इस तरीके से हम परोसते हैं नौजवानों के सामने कि भाई ये दिलीप साहब थे, तो उनके लिए समय, मैंने भी तालीम में यही किया। तालीम की दुनिया में जब मैं गया था 1973 में पढ़ाने कॉलेज में, तो मैं जानता था कि बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर्स वहाँ मौजूद हैं। मैंने सिर्फ अपना काम ये किया कि एक आम सादा से लेक्चरर के रूप में अपनी जगह ले ली, और जो मुझे आता था वो मैं स्टूडेंट्स को बताता रहा। वही मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। देव साहब के साथ रहे, राजकुमार साहब के साथ काम किया, राज कपूर साहब के साथ में भी काम किया, मनोज कुमार साहब के साथ काम किया। ऐसे कलाकार नहीं आते बार बार। अभी तो हम सिर्फ इस बात की खुशी मना सकते हैं कि आज उनकी सालगिरह है और वो आज हमारे बीच हैं, हमारे बीच रहें, अरसे तक रहें। और सायरा जी की तपस्या, ये तपस्या है, तपस्या से कम नहीं है। इस पे इसी तरह से फल लगते रहें, ये हम चाहते हैं। बस ये मेरे लिए यूसुफ खान का सफ़र है दिलीप कुमार तक बनने का। पुरस्कार वगैरह कोई इसलिए बहुत मायना नहीं रखते। भारत रत्न के हकदार अगर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं तो दिलीप साहब भी हैं। अब ये डिले क्यों होते रहते हैं मैं नहीं जानता, इसके पीछे रीज़न क्या होते हैं मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन ये दरअसल विश्व रत्न है, ये विश्व रत्न है। आए धरती को खूबसूरत बनाया, माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिलों से हम। ये है इन लोगों का कमाल, ये है इनकी अजमत, ये है इनकी ऊंचाई। और ऐसे कलाकार के बारे में कुछ भी कहना मेरी खुशी है। दिलीप साहब जियो, जिंदाबाद।
अभी बहुत सारी उम्र आपको मिले, बस सेहत सलामती के साथ में एक बार फिर से आकर के एक जुमला ही सही कह दीजिए, उसी दिन का इंतजार है। एक जुमला, इस दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। दुआएं दुआएं दुआएं। बड़ी खूबसूरत शहर है ये बेंगलोर की, 11 दिसंबर 2020।